नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला फ्रॉम गया जी, बिहार। IFPH द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1055वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आप सबों का पुनः अभिनंदन। आज के इस वेबिनार में हमें यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे साथ डॉक्टर वानी छाग MD होम्योपैथी DNHE उपस्थित है। डॉक्टर वानी छाग अहमदाबाद एवं गांधीनगर में अपने क्लिनिक के माध्यम से होम्योपैथिक उपचार प्रदान कर रही हैं तथा भारत और विदेशों में ऑनलाइन परामर्श एवं औषधि वितरण की सुविधा भी उपलब्ध कराती हैं। होम्योपैथी की प्राकृतिक, सुरक्षित और प्रभावी पद्धति द्वारा वे महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य, पाचन विकार, नींद संबंधी समस्याएं, चिंता तथा श्वसन रोगों सहित अनेक स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार में विशेष अनुभव रखती हैं। आइए हम सभी उनका हार्दिक स्वागत करें। आज का आपका विषय है स्टडी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन टू मैनेज हाइपोथायराइडिज्म, प्रैक्टिकल अप्रोच। सो डॉक्टर वानी, आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच। जी, तो आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर। ठीक है, मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। प्लीज मुझे जस्ट बता दीजिए ये मेरा PPT दिख रहा है कि नहीं। जस्ट अ मिनट वेट। नहीं, अभी आपने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया। यस यस, हाँ, अभी आपकी स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट। यस, है ना? जस्ट अ सेकेंड। ओके, यस यस, इट्स विजिबल। तो मेनली अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन से। बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमको फंक्शंस पता रहेंगे थायराइड हार्मोन के, तो हमको उसके संबंधित साइन एंड सिम्टम्स जो पेशेंट को हमको देखने हैं वो भी पता चलेंगे। ठीक है, सो दिस आर द फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन as it is listed here. Mainly it is increases oxygen consumption in tissues, it increases heat production, इट कंट्रोल्स बॉडी वेट बैलेंस। तो हम सब ने देखा होगा कि थायराइड के जिन जिन पेशेंट्स को इश्यूज हैं, मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट हमको क्लिनिकली ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें वेट जो है वो बड़ा ही इश्यू रहता है। नेक्स्ट थिंग इज इट इंक्रीजेस लाइपोलाइसिस। मतलब कि अगर हमारे शरीर में लाइपोलाइसिस अच्छे से करना है, फैट का कंजम्पशन अच्छे से करना है, तो हमको जरूरत पड़ेगी थायराइड हार्मोन की। तो जिन जिन पेशेंट में हाइपोथायराइड रहता है, मतलब कि थायराइड का हार्मोन कम होता है, उस पेशेंट में हम लोग को वेट गेन का इश्यू देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से हम ये भी समझ सकते हैं कि कुछ पेशेंट में जिसमें सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब कि कुछ पेशेंट में कि जिसमें थायराइड हॉर्मोन्स अभी नॉर्मल आ रहे हैं लेकिन वेट गेन होता जा रहा है दूसरे थायराइड के सिम्टम्स से, उसमें भी हम उसको थायराइड की मेडिसिन जो सारी यूजफुल है वो हम यूज कर सकते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल घटाता है, तो ये भी हमने देखा होगा कि थायराइड के पेशेंट में हमको कोलेस्ट्रॉल हाई होने की देखने को मिलती है। नेक्स्ट थिंग इज इट इज यूजफुल इन केसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ। मतलब कि अगर अच्छे से मसल्स बनाने हैं तो हमको थायराइड हार्मोन चाहिए, अच्छे से ऑर्गन्स का ग्रोथ करना है तो हमको थायराइड हार्मोन चाहिए, स्केलेटल ग्रोथ और बोन मैच्योरेशन के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है थायराइड हार्मोन की। नेक्स्ट थिंग इज इट इंक्रीजेस हार्ट रेट, इट इंक्रीजेस कार्डियक आउटपुट, गट मोटिलिटी को बढ़ाता है। तो ये हम देखेंगे कि थायराइड के सारे हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में हमको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। इट मेंटेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन रेगुलेशन, फर्टिलिटी, लिबिडो। तो ये भी बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है कि फीमेल आती है इनफर्टिलिटी इश्यू में, और फिर हमको देखने को मिलता है कि पेशेंट में हाइपोथायरॉयडिज्म है और उस वजह से पेशेंट अच्छे से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, या तो फिर प्रेगनेंसी रहती है और बार बार अबॉर्शन हो जाते हैं। इट मेंटेन स्किन हाइड्रेशन, it stimulates erythropoiesis, development of fetal brain and myelin sheath, myelination of nerves। ठीक है, एक सेकेंड।
तो ये सारे सिम्टम्स जो हमने देखे हैं थायराइड हार्मोन के, राइट, ये सिम्टम्स हमको समझने हैं जब पेशेंट हमको अपने साइन एंड सिम्टम्स बोल रहा है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू पेशेंट्स हाइपोथायराइडिज्म। बहुत बार मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा है कि पेशेंट इज नोन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, पेशेंट बाहर से अल्ट्रोक्सिन ले रहा है, TSH T3 T4 नॉर्मल हो गया है, लेकिन आपको पेशेंट में कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। जैसे कि पेशेंट बोलेगा कि T3 T4 नॉर्मल आ गया है, TSH नॉर्मल आ गया है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, या तो पेशेंट बोलेंगे कि जॉइंट पेन ठीक नहीं हो रहा है, या विमेन बोलेगी मेनोरेजिया हो रहा है, या डिलेड मेंसेस है, या तो इनफर्टिलिटी का इश्यू है। पेशेंट को हम पूछेंगे, पेशेंट नोन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म है, अल्ट्रोक्सिन ले रहा है, पेशेंट बोलते हैं कि T3 T4 TSH नॉर्मल हो गया है लेकिन इनफर्टिलिटी है, ठीक है। तो हमको उस चीज को ऐसे ही देखना है कि चाहे तुम बाहर से हार्मोन ले रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से हील नहीं हुई है, तो हमारा काम है कि पेशेंट का वो थायराइड ग्लैंड को हील करो, हो सके उतना अल्ट्रोक्सिन को कम करो और बंद करो, और T3 T4 TSH बिना बाहर के हार्मोन से उसको नॉर्मल करो। ये आइडियल क्योर हम बोल सकते हैं होम्योपैथी में, ठीक है। तो हमारा गोल ये है कि एक झटके से हम बंद नहीं करेंगे, विल नॉट स्टॉप द अल्ट्रोक्सिन इमीडिएटली, बट स्लोली स्लोली will decrease the dose of altroxin, and ultimately patient will not need any kind of synthetic hormones from outside. This is our goal in case of hypothyroidism. Now today I will be talking about those cases where you have given constitutional remedy, you have formed totality of symptom, and your medicine have helped the patient, but somehow it is not able to cure perfectly first thing, and somehow you are not able to manage the thyroid hormone without altroxin. Okay, so ऐसे cases कि जिसमें पेशेंट का अल्ट्रोक्सिन आप बंद नहीं करवा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैंने नेट्रोम्यूर दिया पेशेंट को, या मैंने पल्सेटिला दी है पेशेंट को, अच्छे से काम कर रही है पल्सेटिला, 50-60% बेटर है पेशेंट को, लेकिन कहीं ना कहीं देर इज सम ऑब्स्टिकल टू क्योर, ठीक है। तो वो चीज पर, वो प्रैक्टिकल चीज पर हम ज्यादा फोकस मैम करेंगे। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई है, हाँ आपकी मैं स्क्रीन। हाँ हाँ, मैं अभी नेक्स्ट उसमें स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे वो चीज पर कि केस टेकिंग में छोटी छोटी क्या चीजें हम देख सकते हैं जो हाइपोथायराइड के केसेस को मैनेज करने में हमको काम आएगा, ठीक है। सो हम वो छोटी छोटी हिंट्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सबका वो बहुत ही क्लियर है कि हम अच्छे से केस कर लेते हैं, अच्छे से कंस्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं, 10 में से 3-4 केस ऐसे होते हैं कि जिसमें बिकॉज ऑफ माइजमेटिक इन्फ्लुएंस, बिकॉज ऑफ सम फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री एंड मेडिसिन जो पेशेंट ले रहे हैं, हमको कहीं ना कहीं या तो पॉजिटिव सिम्टम मिलता है, या तो हमको कहीं ना कहीं मिलता है कि हम मेडिसिन दे रहे हैं, 50-60% अच्छा हो रहा है, पोटेंसी भी चेंज करके देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो किस किस छोटी छोटी चीजों में हम ध्यान रख सकते हैं वो मैं अभी डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो मैं अभी वापस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, next we'll talk about first laboratory investigation which we can do in cases of hypothyroidism, T3 T4 TSH, ये तीन चीजें बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आपको डाउट जा रहा है कि पेशेंट में कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून कंडीशन की पास्ट हिस्ट्री है, या तो फिर फैमिली हिस्ट्री है, या पेशेंट को एसोसिएटेड सिम्टम में कोई ना कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो हम पेशेंट में ये 2 टेस्ट भी करवाएंगे, दैट इज NT-TPO एंड TG, दैट शोज एंटीबॉडीज अगेंस्ट योर थायराइड ग्लैंड, ठीक है। जैसे कि हैशिमोटोस थायरोइडाइटिस, वो एक ऑटो इम्यून हाइपोथायराइड कंडीशन है कि जिसमें हमको ये पॉजिटिव मिलेगा। ये चीज पेशेंट के नॉलेज के लिए है और हमारे भी नॉलेज के लिए है, इससे हमको ये पता चलेगा कि पेशेंट के बॉडी में कोई ऑटो इम्यून फिनोमिना चल रही है। सेकेंड थिंग इज, नॉर्मल अगर इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लामेशन की वजह से अगर हाइपोथायराइड है, तो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर ऑटो इम्यून फिनोमिना है तो हमको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा ऐसे पेशेंट को उसकी अल्ट्रोक्सिन या थायरोनोम छुड़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, किसी पेशेंट में अगर स्वेलिंग देखने को मिलती है, गॉइटर देखने को मिल रहा है, तो हम थायराइड स्कैन या अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बोल रही थी कि केस टेकिंग में हम कौन सी चीजें
को एक्स्ट्रा ध्यान में रख सकते हैं जब हम थायराइड इश्यूज से डील कर रहे हैं। तो मेजोरिटी ऑफ टाइम हमको ये देखने को मिलता है कि जब फीमेल स्पेसिफिकली अपने लाइफ के ऐसे स्टेज में होती है जिसमें मेजर हार्मोनल शिफ्ट होता है, तब पेशेंट को थायराइड इश्यूज देखने को मिलते हैं। ऐसे मेनली 4 फेज हैं अपने डेवलपमेंट के, ह्यूमन डेवलपमेंट के, दैट इज इन्फेंसी और चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी एंड प्री मैच्योर मेनोपॉज। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई पेशेंट थायराइड के साथ आपके पास आता है, तो फर्स्ट हमको ये इंक्वायरी करनी है कि क्या पेशेंट को जो थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है वो ये किसी फेज में चालू हुई है, क्या पेशेंट को इन्फेंसी में या चाइल्डहुड के टाइम पे ही हाइपोथायराइड डेवलप हुआ है, या कोई पेशेंट को प्यूबर्टी एज में हाइपोथायराइड हुआ है, या प्रेगनेंसी में, या मेनोपॉज के टाइम पर, या प्री मैच्योर मेनोपॉज के टाइम पर पेशेंट को थायराइड इश्यू हुआ है कि नहीं हुआ। बिकॉज ये बहुत ही पीक्यूआरएस सिम्टम है हमारे लिए। मैं आपको कुछ रेपर्टरी के रूब्रिक्स दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ पी लिखा है, दैट स्टैंड्स फॉर फाटक रेपर्टरी। तो फाटक रेपर्टरी में अगर आप सर्च करोगे गोइटर, क्योंकि ये पुरानी रेपर्टरीज का ही मैंने यूज किया है अभी, कैंट रेपर्टरी, बोरिक रेपर्टरी एंड मटीरिया मेडिका एंड फाटक रेपर्टरी, ये पुरानी रेपर्टरीज में हमको हाइपोथायरॉइड या हाइपरथायरॉइड नहीं देखने को मिलेगा, हमको गोइटर देखने को मिलेगा और एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर देखने को मिलेगा। तो गोइटर को आप थायराइड इश्यू के साथ इसको ले सकते हैं। तो एक रूब्रिक है गोइटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें सिर्फ 2 ही रेमेडीज है, दैट इज कैलकेरिया आयोड एंड हाइड्रास्टिस। तो अगर आपको कोई पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमको थायराइड डेवलप हुआ है, तो श्योरली आप ये दोनों मेडिसिन के ऊपर ज्यादा वेटेज दे सकते हैं और इन मेडिसिन का आप मटीरिया मेडिका से कोरिलेशन करके आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा एक रूब्रिक है गोइटर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, उसमें भी ये दोनों रेमेडीज हैं, कैलकेरिया आयोड एंड हाइड्रास्टिस, ये सिर्फ 2 ही मेडिसिन दे रखी है। तो बहुत ही कट शॉर्ट करके फाटक जी ने हमको ये 2 मेडिसिन सजेस्ट करी है। नेक्स्ट ये बोरिक मटीरिया मेडिका में लिखा हुआ है, उसकी रेपर्टरी में प्रेगनेंसी एंड लेबर कंप्लेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसमें उन्होंने एक ही मेडिसिन दी है, दैट इज हाइड्रास्टिस। तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाइड्रास्टिस एंड कैलकेरिया आयोड इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस स्टेजेस, राइट। नेक्स्ट बहुत ही एक अच्छा रूब्रिक है, फाटक रेपर्टरी में दिया हुआ है, गोइटर मेंसेस सप्रेस्ड फ्रॉम। ओके, सो मेंसेस सप्रेशन हम किस तरीके से ले सकते हैं, तो एक तो अपने उसको अर्ली मेनोपॉज भी समझ सकते हैं। कुछ फीमेल में आजकल वो देखने को मिलता है कि 30 एज की 38 या 42 44 की एज में पेशेंट को मेनोपॉज आ जाता है। तो उसमें और उसके बाद वो ड्यूरेशन में पेशेंट को हाइपोथायरॉइड डेवलप हुआ होता है। तो उसमें हम 2 रेमेडीज का सोच सकते हैं, दैट इज फेरम फॉस एंड फेरम आयोड। दूसरे मेंसेस सप्रेशन को हम कैसे ले सकते हैं, अगर किसी पेशेंट में फाइब्रॉइड है या ऐसा कोई इश्यू और पेशेंट ने हिस्टेक्टोमी करवाया है, वो पेशेंट में आफ्टर हिस्टेक्टोमी अगर हमको हाइपोथायरॉइडिज्म देखने को मिलता है, तो हम ये 2 मेडिसिन श्योरली सोच सकते हैं, ठीक है। और एक रूब्रिक दिया हुआ है, ये एक बोरिक मटीरिया मेडिका में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग इन्फेंसी और चाइल्डहुड अगर हाइपोथायरॉइडिज्म देखने को मिलता है तो हम बराइटा आयोड सोच सकते हैं। ओके, सो ये चीजें रेपर्टरी में डाली ही हुई है, लेकिन हम जब थायराइड का या ऐसे पैथोलॉजिकल केसेस का स्टडी करते हैं तब हम ये सारे रूब्रिक्स यूज करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो श्योरली वी कैन यूज दिस रेमेडीज, बहुत ही इजी है। तो हमको सिर्फ पेशेंट को पूछना है, अगर हमको ये डिटेल्स मिलती है कि कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में पेशेंट को हाइपोथायरॉइडिज्म है, तो हम श्योरली ये यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमको ध्यान में रखना है, जब हम थायराइड के केसेस को देखते हैं तो नेक्स्ट चीज जो हमको ध्यान में रखनी है, दैट इज अगर पेशेंट को गोइटर है, अगर पेशेंट को स्वेलिंग है, तो वो कौन से साइड पे ज्यादा दिख रहा है, वेदर इट इज ऑन राइट साइड और लेफ्ट साइड, बिकॉज ये भी रेपर्टरी में मटीरिया मेडिका में मेंशन है। दिस सिम्टम इट सेल्फ इज अ पीक्यूआरएस सिम्टम। सी ऐसे केसेस में पेशेंट ऑलरेडी अल्ट्रोक्सिन ले रहा है, काफी सिम्टम्स में आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो हमको ऐसी छोटी छोटी हिंट्स को ध्यान में रखना है बिफोर प्रिस्क्राइबिंग। नेक्स्ट है गोइटर की कंसिस्टेंसी। अगर आपको पेशेंट मिलता है कि जिसमें थायराइड ग्लैंड का स्वेलिंग है, आपको गोइटर है, तो हमेशा उसको टच करके पाल्पेट करके देखो कि वो हार्डनेस आपको फील हो रहा है, या आपको नॉटी फीलिंग आ रहा है, या आपको लंपी फीलिंग आ रहा है, एक लंप जैसा है, वो एकदम स्टोनी हार्डनेस नहीं है, ठीक है। या अगेन तुमको बहुत ही स्टोनी हार्डनेस मिल रहा है, पेशेंट लुक में तुमको और पूरा गला पेशेंट का तुमको पफी लग रहा है, या तुमको सिस्ट फील हो रहा है,
ठीक है, ओ या तो फिर स्कैन में नोड्यूलर आ रहा है, तो ये सारी चीजों को हमको प्राइम इंपॉर्टेंस देना है, बिकॉज ये पेशेंट का पीक्यूआरएस सिम्टम है एंड दिस इज वेरी फैक्ट, इसमें इंटरप्रिटेशन की कोई जगह नहीं है। अगर वो हार्ड गोइटर है तो वो हार्ड गोइटर है, तो दिस इज वेरी इजी पीक्यूआरएस सिम्टम फॉर अस। उसके भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप कैंट रेपर्टरी में सर्च कर सकते हो, एक्सटर्नल थायराइड में आपको गोइटर मिलेगा जिसमें लिखा है राइट साइडेड, देयर आर 8 मेडिसिन इन दैट। नेक्स्ट रूब्रिक है एक्सटर्नल थायराइड गोइटर इन लेफ्ट साइड। तो अगर आपको स्वेलिंग पेशेंट में लेफ्ट साइड में ज्यादा देखने को मिल रहा है, गोइटर आपको लेफ्ट साइड में मिल रहा है, देर इज सिंगल रेमेडी दैट इज लेकेसिस। ओके, सो हमारा काम बहुत ही आसान कर रही है ये रेपर्ट्रिक्स, और हम इजीली प्रेस्क्राइब कर सकते हैं एंड दिस इज श्योर शॉर्ट rubric. There is no chance of failure if you are taking this rubrics. नेक्स्ट थिंग इज गोइटर पेनफुल एंड स्वेलोइंग। काफी पेशेंट्स बोलेंगे कि जब भी पानी गले से उतारती हूँ या खाना गले से उतारती हूँ तब पेन होता है और वो स्वेलिंग की वजह से दिक्कत आ रही है। वेरी गुड रेमेडी, सिंगल रेमेडी, दैट इज स्पॉन्जिया। Okay. Spongia is very good remedy for those patients where there is coughing with hypothyroidism or where there is pain in thyroid gland. So you can surely use Spongia. Spongia also is from tubercular miasm. So if you are having tubercular family history or past history in patients with this hypothyroidism issue, you can surely think of giving remedy Spongia. Spongia is also there in case of hard goiter. There is another rubric that is stony hardness of gland, and you can use bromium and calcarea fluor, because you know both remedies, calcarea fluor, floricum and bromium, both are having affinity on glandular affections. So you can use bromium and calcarea fluor for stony hardness of the gland. Next thing, there is a very good line in Boric Materia Medica in remedy Lepis alba or Lepis albus, that is glands have certain elasticity and pliability about it, matlab ki around the gland or on gland you feel the elasticity rather than the stony hardness of calcarea floor or cystus. So there is another remedy cystus for hard gland. So we know bromium calcarea floor cystus is for hardness of gland, but if your patient's swelling goiter is not hard but it is soft and it seems elasticity is there, then there is a single remedy, that is lepis albus. So these are the pqrs symptoms we have to find in our patient of hypothyroidism. Okay, so in a way मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि केस टेकिंग के ड्यूरिंग हमको ये छोटी छोटी चीजें नोटिस करनी है। गोइटर है तो कौन सी साइड है, कैसा स्वेलिंग है, वो नोटिस करना है। अगर पेशेंट आता है और आपको मिलता है कि ये कोई फेज में पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो भी हमको ये खास नोट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दूसरा, हम केस टेकिंग में क्या ध्यान रख सकते हैं जब हम थायराइड इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि इन पैथोलॉजिकल केसेस कंकमिटेंट सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको फाइंड आउट करना है कि क्या हमको और कोई एसोसिएटेड सिम्टम मिलता है कि नहीं मिलता। ओके, मैं कलकत्ता प्रैक्टिशनर्स को भी बहुत फॉलो करती हूँ अपनी प्रैक्टिस में। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर हमको बिकॉज पैथोलॉजिकल केसेस में बहुत कम पीक्यूआरएस सिम्टम्स हमको मिलते हैं, तो हमको लगता है कि ये पॉजिटिव सिम्टम का केस है। हम लोग को लगता है कि अभी हमको पता नहीं है कि इस पेशेंट में क्या मेडिसिन देनी है। तो उस टाइम पर हम ये कर सकते हैं कि अगर हमको दो कॉमन सिम्टम भी मिल रहे हैं एक साथ, तो इट वुड बी एन अनकॉमन सिम्टम। अगर मुझे एक सिम्टम मिल रहा है कफिंग के जिसमें कोई मोडालिटी नहीं है, तो कफिंग हो गया है कॉमन सिम्टम, और मुझे एक साथ साथ में मिल रहा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म, दैट इज अ नेम ऑफ डिजीज, दैट इज अ कॉमन सिम्टम, सिर्फ डायग्नोसिस है। लेकिन अगर मुझे कफिंग और हाइपोथायरॉयडिज्म को मैं साथ में लाती हूँ, तो वो हो गया हमारा पीक्यूआरएस सिम्टम। तो हमको मेडिसिन ध्यान में आएगी ब्रोमियम स्पॉन्जिया कि जिसमें कफिंग भी है और हाइपोथायरॉयडिज्म भी है। तो हमको ट्राई करना है कि हम एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सके उतना फाइंड आउट करने की कोशिश करें पेशेंट में। उसके हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगेन फाटक रेपर्टरी, वेरी यूजफुल रेपर्टरी इन क्लिनिक। सो फाटक रेपर्टरी में कुछ सिम्टम है, सिंगल सिंगल मेडिसिन वाले सारे ही रूब्रिक्स हैं। फर्स्ट इज अस्थमा इन गोइटर, सिंगल रेमेडी स्पॉन्जिया। तो अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में या गोइटर वाले पेशेंट में अगर आपको अस्थमा देखने को मिलता है, तो आप श्योरली स्पॉन्जिया यूज कर सकते हैं। Next is goiter with diarrhea, that is a common symptom of hyperthyroidism, right? But अगर आपको डायरिया मिलता है, गोइटर मिलता है, स्वेलिंग दिख रही है,
तो आप सिस्टस सोच सकते हैं, ठीक है। आयोडम भी हम सोच सकते हैं। फाटक रेपेटरी में गॉइटर विथ डायरिया सिंगल रेमेडी दी गई है, दैट इज सिस्टस। नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्जन स्पाज्म गॉइटर सप्रेशन आफ्टर, ठीक है। तो उसको भी हम ये सोच सकते हैं कि आपने पेशेंट में नोडुलर और स्वेलिंग है, पेशेंट में गॉइटर है, और पेशेंट पूरी थायराइड ग्लैंड रिमूव कराता है, थायरेक्टोमी कराता है, उसके बाद अगर हमको ऐसी हिस्ट्री देखने को मिलती है कन्वर्जन्स की, तो देर इज सिंगल रेमेडी, दैट इज आयोडम। नेक्स्ट थिंग इज गॉइटर विथ कार्डियक पेन, अगेन सिंगल रेमेडी स्पॉन्जिया। तो नाउ वी हैव अंडरस्टैंडिंग कि अगर पेशेंट में कार्डियक सिम्टम्स है, पेन है स्पेसिफिकली, और आपको गॉइटर, एक सिर्फ आपको पता है कि पेशेंट को गॉइटर और कोई पीक्यूर सिम्टम आपको नहीं मिल रहा है, तो भी हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको मेडिसिन मिलेगी, दैट इज स्पॉन्जिया। Next, again, very good symptom, that is heart palpitation with goiter. Single remedy is phosphorus, right? So if patient is having goiter, or if patient is known case of hypothyroidism, and in this case, if patient is telling you that I am having palpitations, और मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाए हैं, टेस्ट में कुछ आ नहीं रहा है, बट palpitation फील हो रहा है, डॉक्टर मुझे बोल रहा है कि ये थायराइड इश्यू की वजह से है, just give remedy phosphorus and you will get good results, right? So again, here what I'm trying to say is, just try to find out any kind of associated symptom with hypothyroid issue. Next, boric repertory में दिया गया है acne simplex glandular swelling with single remedy, that is bromium. Okay, so if you are having glandular, any kind of glandular swelling with acne, you can surely use bromium, single remedy. Again, with cardiac symptom in goiter, in boric repertory it has given cactus, so we know cactus is also a good remedy, where it covers thyroid issue and heart issues as well. There is also a list of rubrics. I'll share it with you of Nair repertory. Nair repertory has also given so many rubrics in case of goiter. For example, there is some ear discharge with goiter. Now, ear discharge is again a common symptom, uh, uh, and goiter is also a name of disease. But if we combine it together, we'll find the remedy. Next, very important, just like concomitant symptom, very important symptom is ailments from. If you are getting ailments from along with some thyroid issue, then you can use Kent repertory or Fatak repertory. You can just put it there in Fatak repertory and you will get the medicine. Like here it is given Kent, cough, pressure on goiter from, and remedy is Sorainum. Okay, there is also remedy mentioned Spongia, but you can also think of giving Sorainum, right? Next, face paralysis, goiter suppression from single remedies iodum. Okay, next, this Fatak repertory, goiter exophthalmic from grief, right? So, in few rubrics, there has mentioned exophthalmic goiter. You can also use this as hyperthyroidism rubric, right? And there is from grief, there is a problem in goiter, exophthalmic goiter. There are only two remedies mentioned, that is amyl nitrosum and chloridatum hydratum, right? Next thing, as we have already discussed, menses suppressed from ferrum first ferrum. Next rubric is choking or constriction feeling, or there is patient feels there is spasm. In case of goiter, in case of exophthalmic goiter, single remedy is Mephitis. So again, you just have to find if you are getting any kind of positive modality or any kind of concomitant symptom in your patient. Okay, let's just stop sharing. Yes, so by far we have discussed the smaller hints in case taking. So मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि छोटी छोटी चीजें जो शायद हम मिस कर जाते हैं पैथोलॉजिकल केसेस में, वो हमको देखनी है, फाइंड आउट करनी है, एंड पुट इट इन कैंट रेपर्टरी, पुट इट इन फाटक रेपर्टरी. कोई नया रेपर्टरी भी अभी ये वाले प्रेजेंटेशन में या केस टेकिंग में हमने यूज नहीं किया है. जस्ट बेसिक थिंग्स, यूज फाटक रेपर्टरी, ठीक है. I wanted to discuss so many medicines for hypothyroidism with you, but फिर मुझे लगा बहुत extended हो जाएगा, तो हम सिर्फ एक सारकोड के बारे में मैं खास बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज थायरोइडिनम. थायरोइडिनम एक सारकोड है जो बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होता है हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में.
उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। बोरिक मटीरिया मेडिका में दिया गया है, काफी कलकत्ता प्रैक्टिशनर्स ने थायरोइडिनम के बारे में बहुत बातें करी हैं, तो एक बार थायरोइडिनम का यूज देखते हैं और थोड़े सिम्टम्स देखते हैं। फिर विल डिस्कस फ्यू केसेस जो हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं, कि जिसमें हमको लगता है कि छोटी छोटी हिंट्स यूजफुल है। ठीक है, सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन। थायरोइडिनम रेमेडीज के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, या so there is a remedy called thyroidinum. It is a sarcode. It is prepared from dried thyroid gland of sheep. Okay. इसमें मैंने ज्यादा बोरिक मटीरिया मेडिकस का के सिम्टम्स लिए हैं। इट इज यूजफुल इन बोथ केसेस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो थायरोइडिनम का कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं दिया है, दोनों कंडीशंस में आप यूज कर सकते हैं। क्लिनिकली हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं थायरोइडिनम? काफी डॉक्टर्स की क्लिनिकल प्रैक्टिस जो मैंने ऑब्जर्व करी है स्टूडेंट लाइफ में बाद में, कि वेट लॉस के लिए भी काफी डॉक्टर्स थायरोइडिनम 3x या 6x पोटेंसी में यूज करते हैं। अनदर वेरी यूजफुल पैथोलॉजी इज सोरियासिस। काफी डॉक्टर्स सोरियासिस में थायरोइडिनम यूज करते हैं विथ वेरी गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट थिंग लिखा हुआ है बोरिक मटीरिया मेडिका में, दैट इज सोरियासिस एंड टेकिकार्डिया। ओके, नेक्स्ट थिंग इज अरेस्टेड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो हमको मेडोरिनम थोड़ा ध्यान में है, हमको बराइटाकार बहुत अच्छे से ध्यान में है इन केसेस ऑफ अरेस्टेड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। बट एज वी नो कि थायराइड हार्मोन के जो सारे ही फंक्शंस हमने इनिशियली देखे, उस हिसाब से बच्चे की स्केलेटल ग्रोथ के लिए, बच्चे की मस्कुलर ग्रोथ के लिए, बच्चे के सीएनएस का अच्छे से डेवलपमेंट के लिए हमको थायराइड हार्मोन चाहिए। तो उसी ऊपर से हम समझ सकते हैं कि थायरोइडिनम मेडिसिन इटसेल्फ इज वेरी यूजफुल इन केसेस ऑफ अरेस्टेड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट थिंग, गोइटर दिया हुआ है। तो गोइटर अगर अपने को, गोइटर हाइपोथायरॉयडिज्म में भी देखने को मिल सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में भी देखने को मिल सकता है। दोनों केसेस में वी कैन यूज थायरोइडिनम। नेक्स्ट लिखा है इट इम्प्रूव्स द मेमोरी। तो मेमोरी वीकनेस वाले इश्यूज में भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास अगेन पीक्यूआरएस सिम्टम नहीं मिल रहा है, बट हमारे पास है कि नोन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म विथ अरेस्टेड डेवलपमेंट इन विथ मेमोरी प्रॉब्लम्स, मेमोरी वीकनेस, then we can use thyroidinum. Next very important symptom is excessive obesity. तो ओबेसिटी अगर है हमको और थायराइड अगर हमको देखने को मिल रहा है, तो हम जैसे कैलकेरा कार्ब यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से हम थायरोइडिनम भी यूज कर सकते हैं। ओके, लिखा है इट एक्ट्स बेटर विथ पेल पेशेंट्स रादर देन दोज ऑफ हाई कलर। ओके, सो अगर हम याद करेंगे थायराइड के फंक्शन में भी लिखा था कि इरिथ्रोपोएसिस थायराइड हार्मोन का एक है फंक्शन है, राइट? तो अगर थायराइड ग्लैंड बराबर काम नहीं कर रही है तो एनीमिया भी देखने को मिल सकता है। सिमिलर चीज हम यहाँ समझ सकते हैं कि पीएल पेशेंट में हमको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा थायरोइडिनम रेमेडी में। नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्रेट वीकनेस एंड हंगर येट लूजेस फ्लैश। तो थायरोइडिनम में दोनों सिम्टम है, ओबेसिटी वाला सिम्टम भी आप समझ सकते हो, ओबेस पेशेंट में भी हम थायरोइडिनम सोच सकते हैं, और लूजिंग फ्लैश जो हाइपर थायरोइडिज्म में होता है वो वाले केसेस में भी हम थायरोइडिनम सोच सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, एगेलेक्टिया, ये सारे केसेस में थायरोइडिनम यूज हो सकता है। कॉमन सिम्टम उसमें है इजी फटीग, जो सारे हाइपोथायरोइडिज्म पेशेंट का कॉमन सिम्टम है कि जल्दी से फटीग हो जाता है। वीकनेस ऑफ पल्स, वीक पल्स देखने को मिलती है हमको। टेंडेंसी टू फेंटिंग, पेशेंट कभी भी फेंट हो जाता है बहुत वीकनेस की वजह से। palpitations पेशेंट्स को होते हैं, that is also a symptom of thyroidinum. Palpitation is also a common symptom of hyperthyroidism. There is coldness of hands and feet. Coldness of hands and feet is a symptom of hypothyroidism. It is a symptom of anemia. तो ये दोनों हम combine कर सकते हैं। There is low blood pressure. There is chilliness, patient is sensitive to cold, that is also a common symptom of hypothyroidism.
तो हम देख सकते हैं कि थायरोइडिनम के सारे सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे। वो है कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड देयर आर फ्यू सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, तो अभी हम लॉजिकली समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म का कोई पेशेंट आ रहा है, जिसमें हम अगर केस टेकिंग ले रहे हैं, तो हमको सारे सारे कॉमन सिम्टम्स मिल रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, तो वो भी एक इंडिकेशन है टू यूज थायरोइडिनम। लिखा है इट हैज अ पावरफुल डाययूरेटिक एक्शन इन मिक्सोडिमा एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इडिमा। देयर इज पफिनेस ऑफ फेस, पफिनेस ऑफ बॉडी। तो अगर इडिमेटस कंडीशन भी है पेशेंट को, तो भी हम थायरोइडिनम यूज कर सकते हैं। ऑल्सो थायरोइडिनम कवर करती है सारी ही ट्यूमर्स लाइक यूट्राइन फाइब्रोइड एंड मेमोरी ट्यूमर। ओके, तो अगेन हमारे पास पेशेंट आता है, नोन केस ऑफ यूट्राइन फाइब्रोइड, नोन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। वी आर ट्राइंग टू टेक अ केस, वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट अ गुड टोटालिटी के जिसपे हम कोई प्रिस्क्रिप्शन कर सके, तो हम उस टाइम पर थायरोइडिनम सोच सकते हैं। हार्ट सिम्टम्स आर देयर, वीक फ्रीक्वेंट पल्स, अगेन पाल्पिटेशन जो हमने देखा था, पल्स फ्रीक्वेंट है, इनएबिलिटी टू लाई डाउन, टेकिकार्डिया। ओके, तो नाजा भी एक रेमेडी दी गई है टेकिकार्डिया में, थायरोइडिनम भी हम सोच सकते हैं। देयर इज एंग्जाइटी अबाउट चेस्ट, पेशेंट फील्स एज इफ देयर इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ चेस्ट। ये कैक्टस में भी सिम्टम अपने को देखने को मिलता है, वो भी थायराइड में यूज हो सकता है, थायरोइडिनम भी हम यूज कर सकते हैं। Heart action is very weak with numbness of fingers. Next, very important symptom, that is desire for sweets and thirst for cold water. तो desire for sweet, आप एक चेक करना है, अगर आपको थायरोइडिनम देने का सोच रहे हो, तो आप लास्ट में जैसे हनी मैंने केस टेकिंग में बोला है कि लास्ट में यू कैन आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन। तो लास्ट में अगर इन जनरल आपको केस टेकिंग में नहीं मिला है, तो आप पेशेंट को पूछ कर चेक कर सकते हैं कि खाने पीने में कोई स्पेसिफिक डिजायर एवर्जन है कि नहीं। पेशेंट बोलेगा कि स्वीट डिजायर है, तो ये कंफर्मेशन मिलेगा हमको थायरोइडिनम यूज करने के लिए। देर इज नोजिया वाइल राइडिंग इन कार, जैसे कॉक्यूलस में है वैसे यहाँ पर भी है नोजिया वाइल राइडिंग इन कार। रूमेटिक आर्थराइटिक पेन विथ टेंडेंसी टू ओबेसिटी, सो अगेन ओबीस पेशेंट देखने को मिल रहा है, नोन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म है जिसमें रूमेटिक पेन्स है, आर्थराइटिक पेन्स है, मेडिसिन हम दे रहे हैं लेकिन हमको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो भी हम ये सार कोड यूज कर सकते हैं from this symptoms, that there is obesity, there is hypothyroid affinity, and there is rheumatic pain. Okay, there is coldness and cramps of extremities, and last symptom is there is peeling of skin of lower lips. So these are the symptoms. सारे symptoms बोरिक में से ही लिए हैं. I am trying to use बोरिक ओल्ड बोरिक मटेरिया मेडिका, फाटक मटेरिया मेडिका, फाटक रेपर्टरी and कैंट्रम रेपर्टरी. That's it. This is just what you need to find out a good remedy in your patient. There are some other helpful remedies for thyroid issues, that is calcarea carb, natramur, lepis alba, kali carb, kali iode, calcarea iode, iodum, that is bromium, lycopodium, spongia, lycopus virginica, jaborandi, fluoric acid, cistus, causticum. In snake remedies, there is lechisis, crotalus cascavella, hydrastis, iris, vipera, and so many other remedies are there. But today we'll just focusing on thyroidinum. Dr. Saptarshi Banerjee from Kolkata has given a very good understanding of thyroidinum. So I'm sharing here what he says about thyroidinum. थायरोइडिनम के बारे में डॉक्टर बैनर्जी क्या बोलते हैं उसके ऊपर एक बार हम देखते हैं। तो उन्होंने बोला है कि थायरोइडिनम इज वेरी यूजफुल इन एवरी स्टेजेस ऑफ वुमेन्स लाइफ। तो उन्होंने बोला है कि वुमेन के लाइफ में 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस आते हैं, दैट इज प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड मेनोपॉज इश्यूज। तो ये सारे जो फेजेस हैं, ये सारे जो स्टेजेस है वुमेन की लाइफ में, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेनोपॉज, ये फेजेस के ड्यूरिंग अगर वुमेन को लग रहा है कि कोई ना कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई और कोई ना कोई सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं, डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ यूजिंग थायरोइडिनम। उन्होंने सिम्टम्स दिए हैं जैसे कि इफ देर आर इश्यूज लाइक प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, वेट गेन, इरिटेबिलिटी, पाल्पिटेशन या इडीमा ड्यूरिंग दिस, काफी लोगों को ऐसे सिम्टम देखने को मिलेगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं है वो सेकेंडरी बात है, लेकिन मेंसेस के पहले पूरी बॉडी में इडीमेटस स्वेलिंग हो जाती है और जैसे ही मेंसेस अपीयर होते हैं फिर वो स्वेलिंग कम हो जाती है। तो या कुछ लोगों को हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन देखने को मिलता है,
काफी लोगों को हमने सुना है कि बिफोर मेंसेस देयर इज इरिटेबिलिटी, देयर इज एंगर. सो अगर आपको लग रहा है कि दिस इज वेरी एक्सेसिव, दैट इज दिस इज बियॉन्ड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, तो हम थायरोइडिनम सोच सकते हैं. दूसरा उन्होंने बोला है कि इट इज यूजफुल इन एनी काइंड ऑफ ओवर ग्रोथ. जैसे बोरिक में मटीरिया में भी लिखा है कि ब्रेस्ट सिस्ट में या फाइब्रोइड यूट्रस में हम यूज कर सकते हैं. दूसरा बोला है, बहुत ही अच्छा क्लिनिकल टिप दिया है डॉक्टर सप्तर्षि ने, दैट इज दिस रेमेडी कैन बी गिवन आफ्टर some remedies like calcarea carb, graphitis and sepia. All these remedies are very useful in cases of women issues, right? सो काफी बार ऐसा होता है कि वेल सिलेक्टेड रेमेडीज जैसे कि सेपिया, कैलकेरा काब दी है हमने, ग्रेफाइटिस दी है, बट एट द एंड हमको 70-80% बेटर है पेशेंट को, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं एमिलोरेशन नहीं मिल रहा है, हमको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पर हम क्लोज कर सकते हैं केस को थायरोडिनम के साथ. तो उन्होंने बोला है कि एज इट इज अ सार्कोड, यू कैन ऑल्सो यूज इट इन द बिगिनिंग ऑफ केस और यू कैन गिव इट इन द एंड ऑफ अ केस, राइट? सो दोनों तरीके से हम थायरोडिनम को यूज कर सकते हैं. दूसरा थायरोडिनम का सिम्टम उन्होंने बोला है दैट इज सीवियर मॉर्निंग सिकनेस, सीवियर वॉमिटिंग. अगर पेशेंट को अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में हो रही है, सीवियर वॉमिटिंग इज देयर, तो हम श्योरली थायरोडिनम यूज कर सकते हैं. इफ देर आर हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड एबॉर्शन, तो वन ऑफ द रेमेडी वी कैन थिंक ऑफ इज थायरोडिनम. दूसरा लिखा है, थिंक ऑफ दिस रेमेडी वेयर देयर इज हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस विद ओबेसिटी एंड चिली पेशेंट्स. तो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि थायरोइडिनम पेशेंट्स आर चिली, ओके, और इवन दो देयर इज लूजिंग फ्लैश, बट मोस्टली थायरोइडिनम वाले पेशेंट में आपको ओबेसिटी भी देखने को मिलेगी. तो अगर आपको कोई ऐसा ऐसा पेशेंट देखने को मिल रहा है कि जिसमें पीसीओएस है, हाइपरथायरोडिज्म है, या कुछ ना कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस रह रहा है, इनफर्टिलिटी है, जो पेशेंट ओबीज है और जो पेशेंट चिली है, तो हम फॉर श्योर इसमें थायरोइडिनम यूज कर सकते हैं. और लास्ट उन्होंने बोला है, इन्फेंट्स के केसेस में भी हम थायरोइडिनम यूज कर सकते हैं, जिसके सिम्टम में बोला है कि या तो बच्चों को इन्फेंट्स में एक्सेसिव वॉमिटिंग का इश्यू है, या तो नियोनेटल जॉन्डिस, जिसमें हम यूजुअली सोचते हैं कार्डस मेरिनस या चेलिडोनियम, लेकिन नियोनेटल जॉन्डिस में भी हम थायरोइडिनम को सोच सकते हैं अगर हमको वो सार्कोड यूज करने का दूसरे सिम्टम्स मिलते हैं. अगर हमको थायराइड ग्लैंड की एफिनिटी मिल रही है पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में, तो श्योरली वी कैन यूज दिस सार्कोड. ओके, so these are the thing we have discussed about thyroidinum. मेनली थायरोइडिनम के बारे में इसलिए बात करी है बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल सार्कोड, और मैंने छोटे छोटे केस भी मैं प्रेजेंट करूंगी. ये बहुत ही कट शॉर्ट किए हैं केसेस को, क्योंकि पॉइंट अभी जो समझाना चाहती हूँ वो ये है कि थायरोइडिनम हम कैसे क्लिनिकली यूज कर सकते हैं. तो सारे केसेस जो मैंने रखे हैं आज, वो सारे केसेस ऐसे ही सिलेक्ट करे हैं कि जिसमें मैंने थायरोइडिनम रेमेडी दी है, या तो इंटर करंट में दी है, या तो डायरेक्टली सिर्फ थायरोइडिनम दी है. ऐसे केसेस बहुत शॉर्ट में उसको कट शॉर्ट करके जो बेसिक जो समझाने के लिए पीक्यूआरएस सिम्टम है वही ऐड किए हैं. ओके, सो अभी ये केसेस शेयर करने का यही सिर्फ मतलब है कि ऐसे केसेस के जिसमें तुमको लगे कि हम या तो अटक रहे हैं, या तो वेल सिलेक्टेड मेडिसिन काम नहीं कर रही है, या तो पूरा रिजल्ट नहीं दे रही है, ऐसे केसेस में सार्कोड थायरोइडिनम यूज करने का जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वही वाले केसेस मैंने ऐड किए हैं ये पीपीटी में. ओके, सो लेट्स डिस्कस सम केसेस इन वेरी शॉर्ट. ओके, okay, so there is one first case, that is multiple plantar cons associated with hypothyroidism background. तो ये जो पेशेंट है, ही इज 48 years ओल्ड मेल पेशेंट. ये मुझे मेरे ही एक स्टूडेंट ने रिफर किया था, वो उनके रिलेटिव है. स्टूडेंट, देर वाज एन इंटर्न स्टूडेंट, और उन्होंने बोला मुझे स्टूडेंट ने कि भाई मेरे ये अंकल को कौन से मल्टीपल कौन से, और उसकी वजह से चलने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है. स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि मैंने मैडम ऑलरेडी ग्रेफाइटिस ऑइंटमेंट उनको लगाने के लिए दिया था, उन्होंने 2-3 ट्यूब खत्म कर दी, बट इट्स नॉट वर्किंग. उनका मैं केस लेने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई सिम्टम मिल नहीं रहे हैं. मैंने उनको ग्रेफाइटिस 30 दिया,
थोड़े दिनों के लिए, फिर मैंने एंटीमोनी क्रूड 30 दिया, फिर मुझे लगा 30 पोटेंसी कम पड़ रही है इसलिए मैंने 200 दिया, लेकिन पेशेंट में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है. सो प्लीज हेल्प मी कि ये केसेस में हम क्या कर सकते हैं. ओके, सो अगेन आई ट्राई टू टुक अ केस, बट उनके केस में ही इज वेरी जॉली पर्सन, no any childhood trauma, no any stress. He is living a simple good life with his family and children. Physical journals mein I asked about thirst, hunger, sleep. There is nothing which is peculiar in this case. Okay, so it was like a positive symptom, case of positive symptom. आई टुक पास्ट हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री, और फैमिली हिस्ट्री में मुझे देखने को मिला कि उसके फादर को नोन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म है, ग्रैंडफादर को नोन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म है, और पेशेंट को काफी सालों से हाइपोथायरॉयडिज्म है बोला, और उसमें भी उनको सिम्टम नहीं था. आई आस्क्ड हिम कि इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ सिम्टम, कि ड्राइनेस ऑफ स्किन या हेयर फॉल या कॉन्स्टिपेशन या वेट गेन या ऐसा कुछ, बट उन्होंने बोला कि नहीं, रूटीन चेकअप में ही मेरे को पता चला कि भाई TSH हाई है, और डॉक्टर ने बोला कि आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है इसलिए आपको भी आया है. तो आई स्टार्टेड दैट अल्ट्रोक्सिन एंड नाउ आई एम फीलिंग बेटर. ठीक है. सो ऑलरेडी पेशेंट को काफी ग्रेफाइटिस, एंटीमक्रूड लोकल रेमेडीज दी हुई थी. तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड पास्ट हिस्ट्री आई हैव गिवन हिम थायरोडिनम 200, दैट इज 4 pills twice weekly for 15 days. Right, and then that is every Monday and Thursday patient has taken thyroidinum 200. So total 4 doses of thyroidinum 200, and then for next week I give him just cyclic. Okay, after 3 weeks is follow up, there is complete disappearance of cons. Okay, इवन वो टाइम पे उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये ऑइंटमेंट लगाता हूँ, मैंने कहा कुछ लगाने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है. देयर इज कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ ऑल द कॉन्स विद इन 3 weeks. ओके, सो ये छोटा सा केस बस इसीलिए शेयर किया है कि अगर ये जो फैमिली हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री है ये PQRS है, जो हम यूजुअली टोटलिटी ऑफ सिम्टम में सारे जो सिम्टम डालते हैं इसको लेना हम भूल जाते हैं. ये सिर्फ हम केस पेपर में लिख देते हैं कि नोन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, फादर को हाइपोथायरॉयडिज्म है, लेकिन जब हम रेमेडी सिलेक्ट करते हैं तब हम भूल जाते हैं कि कौन जैसे लोकल के पेशेंट में भी, लोकल पैथोलॉजी में भी ये फैमिली हिस्ट्री इतना मैटर करती है. Next case, the second case, again a case of foot con, female 33 years of age, multiple cons over the toes. तो दोनों पैरों के अंगूठे में 5-6 कॉन्स थे विच वर वेरी पेनफुल. ओके, और दोनों साइड सिर्फ टो में उनको ये कॉन्स थे. देयर वाज पेन, देयर वाज डिस्कम्फर्ट वाइल वॉकिंग. दूसरा उन्होंने मुझे बोला कि अगेन उन्होंने ग्रेफाइटिस ऑइंटमेंट यूज किया हुआ है लोकली विथ नो रिलीफ. दूसरी एक चीज उन्होंने मुझे बताई कि इन्वेस्टिगेशन में बोले कि लास्ट 1.5 year से मेरा TSH परसिस्टेंट एलिवेटेड आता है, दैट इज 8 to 10. बोले कि मैंने 2-3 डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, तो बिकॉज कि मेरा T3 T4 नॉर्मल रेंज में है, तो डॉक्टर ने बोला कि आप करवाते रहना एवरी 6 months पे. अगर आपका T3 T4 कम आता है तो फिर हम अल्ट्रोक्सिन चालू कर देंगे. तो लेकिन उन्होंने बोला कि 1.5 साल से T3 T4 नॉर्मल है और TSH मेरा परसिस्टेंट एलिवेटेड है. डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइड हो सकता है. तो उन्होंने एक डॉक्टर ने तो ये भी सजेस्ट किया कि आप अल्ट्रोक्सिन चालू कर दो तो आपका TSH नॉर्मल हो जाएगा, बट शी डिडंट टेक अल्ट्रोक्सिन. एसोसिएटेड फीचर्स में मुझे फिजिकल सिम्टम में मिला था कि देयर इज स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर स्वीट एंड चॉकलेट्स. शी इज ओवरवेट सिंस 7 years. और मैंने जब पूछा कि ये ओवरवेट वाला इश्यू क्या है, वेदर इट इज रिलेटेड टू सम स्टेरॉइड्स और वेदर इट इज रिलेटेड टू सम स्ट्रेस और वेदर इट इज रिलेटेड टू सम हार्मोनल चेंजेस, but her menses were okay, there was no history of any past medicines taken. उन्होंने बोला बस मेरा सडनली वो वेट गेन स्टार्ट हो गया, बट कोई और बॉडी में चेंजेस नहीं है. मैं वर्कआउट करती हूँ रेगुलरली, लेकिन मेरा वेट कंट्रोल में नहीं आ रहा है. पास्ट हिस्ट्री में एक चीज बस मिली है कि पाइल्स का सर्जरी करवाया था उन्होंने. प्रिस्क्रिप्शन दिया मैंने अगेन थायरोडिनम 200 बिकॉज देयर वाज डिजायर फॉर स्वीट, only one thing, and just I gave on the basis of high TSH, मतलब कि कहीं ना कहीं एफिनिटी है बट सिम्टम्स थ्रो नहीं हो रहे हैं. So I gave thyroidinum 200 thrice weekly for 2 weeks, and within 10 days उन्होंने मेरे को सामने से फोन किया 10वें दिन पर ही कि मैडम सारे कॉन्स डिसअपियर हो गए हैं, देयर इज नथिंग ऑन माई टोज.
एंड शी स्टॉप टेकिंग मेडिसिन. उन्होंने 15 दिन पूरा भी नहीं किया एंड आई एम लाइक ओके, तीसरा डोज आपको लास्ट डोज लेने की भी जरूरत नहीं है. सो दिस आर द टू केसेस ऑफ फुट कॉन्स, ओके, which we usually don't think of giving such remedies for it. कॉन्शियसली मैंने जैसे बोला, हम यही सारे केसेस शेयर कर रहे हैं अभी कि जिसमें थायरोडिनम का यूज हुआ हो. थर्ड केस देख लेते हैं. दिस इज अ केस ऑफ अ फीमेल ऑफ 50 years. मेन उसकी कंप्लेंट थी सोरियासिस दोनों हाथों में और फीट में. इनका फोटो भी मैंने ऐड किया है. पिछले 7 से 8 साल से उनको सोरियासिस है. बोले कि 2-3 बार एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, स्टीरॉयड लास्ट में दे रहे थे, बंद कर दिया. दूसरी जगह पर उन्होंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया था 1.5 साल के लिए. बोले कि 1.5 साल में मेडिसिन लिया है लेकिन सिर्फ 20-30% ही रिलीफ है पेशेंट को. पिकुलर सिम्टम में मैंने देखा कि लीजन्स दोनों साइड हैं, दोनों हैंड्स और फीट में देखने को मिला. इरप्शन में था थिन वाटरी स्टिकी डिस्चार्ज फ्रॉम इरप्शन एंड देर आर सम क्रैक्स प्रेजेंट. और कभी कभी अगर क्रैक्स बहुत बढ़ जाते हैं या इचिंग बहुत बढ़ जाती है तो इसमें से ब्लीडिंग होता है. दूसरा उसको प्रॉब्लम था क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का एंड शी इज ऑल्सो नोन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. फैमिली हिस्ट्री, मदर को भी हाइपोथायरॉयडिज्म है, उनकी सिस्टर को भी हाइपोथायरॉयडिज्म है. तो हम अगेन समझ सकते हैं कि देर इज वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ थायराइड एफिनिटी. बिकॉज कि उनका डिस्चार्ज बहुत ही पिक्यूलर सिम्टम है, राइट, थिन वाटर स्टिकी डिस्चार्ज, दैट इज वेरी पिक्यूलर ऑफ ग्रेफाइटिस. आई गेव हर ग्रेफाइटिस 33 doses per week for 2 weeks, but there was only 15 to 20% improvement. So I tried to give her thyroidinum क्योंकि कहीं ना कहीं this fundamental cause, this some maintaining cause, and I gave her thyroidinum 200 once a day for 4 days, and then I again repeated after that graphitis 30 as it is thrice weekly. And after few months I started giving her graphitis 200, okay, and she improves very well, very well. I have photos. See, these are the previous photos. You can see her legs, there are black eruptions. You can see here cracks on palms. There are also cracks on sides of legs, but it is अभी यहाँ दिख नहीं रहे हैं. पाम की फोटोज, हाथ की फोटोज में हम देख सकते हैं कि कहीं कहीं अपने को क्रैक्स दिख रहा है. जॉइंट्स पे आप देख रहे हो, यहाँ क्रैक्स दिख रहा है, अंगूठे के पास क्रैक्स दिख रहे हैं, ठीक है. ऐसे ही क्रैक्स लेग्स की साइड पर थे और इसमें से डिस्चार्ज जो थिन वाटरी दिख सकता है. ये आफ्टर की फोटो देख सकते हैं, लेग्स में और हैंड्स पूरा कवर्ड है. थोड़ा अभी उनको ये शीज ऑन गोइंग ट्रीटमेंट है उनकी. साइड में आपको देखने को मिलेगा थोड़ा अभी वो पैच दिख रहा है, अदरवाइज इट इज ऑल गॉन. विथ दिस अगेन ग्रेफाइटिस थायरोडिनम 200, थोड़े टाइम में उनको 1-2 डोज देती हूँ मैं, एंड देन अगेन आई एम गिविंग हर ग्रेफाइटिस 200. जब भी ऐसा लग रहा है कि बीच में एक इरप्शन आ जाता है उनको, तो थायरोडिनम 200 रिपीट करते हैं. उनके केस में शी वॉज टेकिंग, आई हैव रिटन हियर समवेयर, शी वॉज टेकिंग 100 माइक्रोग्राम एमसीजी ये अल्ट्रोक्सिन. उसमें से वो अभी 50 पर आए हैं विथ नॉर्मल टीएसएच. तो हमारा अगेन गोल है कि इनको हमको ये ट्राई करना है कि 0 अल्ट्रोक्सिन पर नॉर्मल T3 TSH ये मैनेज कर. अभी उनका डोज आधा हो गया है, ठीक है, और ये हमारा टारगेट है कि ये अभी जो थोड़े पैचेस दिख रहे हैं सोरियासिस के वो भी खत्म हो जाए. Okay, and now the very short last case, that is again a female. She's around 38 years of age. उनका चीफ कंप्लेंट में था माइग्रेन, ऑन एंड ऑफ रहता है. बोले कि माइग्रेन की वजह से, अभी तो ऐसा है कि माइग्रेन वाली जो नॉर्मल नेप्रोक्सिन और वो सब लेते हैं उसकी वजह से भी माइग्रेन अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा है. उनको कॉलेज टाइम्स 12th के टाइम से उन्होंने बोला कि मुझे माइग्रेन स्टार्ट हुआ था एपिसोड्स. पॉजिटिव कुछ मिला नहीं, कोई एलिमेंट फ्रॉम मिला नहीं है कि माइग्रेन स्टार्ट हुआ कब से, ऐसा कुछ. दूसरा उनको है हेवीनेस सेंसेशन इन थ्रोट. शी इज ऑल्सो नोन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म सिंस लास्ट 6 years. दूसरा उन्होंने बोला कि उनको थोड़ा स्वेलिंग दिख रहा था, ठीक है, और उन्होंने बोला कि कभी कभी मुझे डिफिकल्टी होती है गले से उतारने में. देर इज डिलेड मेंसेस सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स एंड देर इज ब्रेस्ट हेवीनेस बिफोर मेंसेस, ओके. और थायरोनम उनका भी 100 mcg चल रहा था. उनको एक हेयर फॉल का इश्यू था. ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री में देर इज 1 फुल टर्म गर्ल चाइल्ड. उसके बाद उनको 3 अबॉर्शंस हुए हैं. 2 अबॉर्शंस एट 3rd month और 1 अबॉर्शन, लास्ट अबॉर्शन जो उनका हुआ वो 4th month पे हुआ ड्यू टू फीटल डेवलपमेंटल एनोमलीज. एंड आफ्टर दैट शी वॉज वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज 3 months उनके खत्म हो गए थे. तो उनको लगा था कि अभी मुझे ये वाली प्रेगनेंसी में कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन 4th month पे स्कैन कराया और पता चला कि बच्चे को
डेवलपमेंटल एनोमाली है और फिर अवर्शन हुआ। फैमिली हिस्ट्री में अगेन मदर इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म, फादर इज हैविंग मायस्थेनिया ग्रेविस, एंड उनकी एक आंट है, मौसी है, उनको ब्रेस्ट कैंसर है। मेन कंप्लेंट उनकी है जो क्रोनिक रिकरेंट माइग्रेन, दैट इज एग्रावेटेड विद सनलाइट एंड एग्रावेटेड बिफोर मेंसेस। There is heaviness sensation in throat, delayed menses, premenstrual breast heaviness, recurrent history of pregnancy loss, and TSH is persistently elevated even with 100 microgram ultrauxin. And there is complaint of hair fall. I have given her Netramur 200 because migraine, known case of migraine, repeated की हिस्ट्री। और दूसरा एक चीज कि उनकी लाइफ में बोले कि ये जो थायराइड वाला इश्यू सारा एग्रावेट हुआ है सिंस हिज हस्बैंड्स इश्यू। उनको कहीं से पता चला कि उनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, एंड दैट कॉजेज अ ह्यूज फाइट विथ हर एंड हर हस्बैंड। ये सारा इश्यू चला 1-1.5 साल के लिए, और फिर जब वो सॉर्ट आउट हुआ उसके बाद उनकी ये जो लास्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुआ और उसके बाद ये अबॉर्शन हुआ, तो बोले कि पहले मैं डिस्टर्ब ज्यादा थी, मेरे हस्बैंड का ये सारा देवर ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग डिवोर्स, बट समहाउ दे मैनेज टू स्टे इन मैरिड लाइफ। तो उसके इस ये रीजन की वजह से मैंने उसको नेट्रम्यूर 200 दिया, फॉलोड बाय नेट्रम्यूर 1M आफ्टर फ्यू मंथ्स। ओवरऑल कुछ महीनों के बाद हम लोग को माइग्रेन में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला, थ्रोट हैवीनेस कम हुआ, मेंस्ट्रुअल डिले का जो इश्यू था वो सॉर्ट आउट हुआ, और ओवरऑल शी फेल्ट बेटर। बट उनके जो थायराइड पैरामीटर्स हैं उसमें कुछ फर्क नहीं, अभी भी टीएसएच परसिस्टेंट था, हेयरफॉल का इश्यू अभी भी था उनको, इसलिए हमने दिए फ्यू डोजेस ऑफ थायरोडिनम 200। थायरोडिनम 200 देने के बाद हेयरफॉल हैज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, टीएसएच नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद थायरोनम उसका कम करके 100 में से 50 mcg अभी भी उसका भी किया है, और ओवरऑल शी इज इम्प्रूव्ड। ये उसके लास्ट रिपोर्ट जो उन्होंने, शी इज ऑल्सो ऑन ट्रीटमेंट, अभी चालू ही है। लास्ट रिपोर्ट जो उनका था काफी कम हुआ है, लेकिन फिर भी उनका 4.37 अभी था। आइडियली सी 5.3 या 5.5 लैब में नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन आइडियली क्लिनिकली आप कोई भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को पूछोगे तो आइडियली इट शुड बी बिलो 3, चाहे लैब के पैरामीटर 5 है, लेकिन हम लोग को हम तभी उसको नॉर्मल बोल सकते हैं अगर वो 3 से बिलो आ जाए, ओके 3.5 से कम आ जाए। तो भी उनका लास्ट ये था नवंबर में 2025 में, उसके बाद मैंने उसको टीएस ये थायरोडिनम दिया था, और ये 22/2/26 में, मतलब कि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में उनका ये टीएसएच नॉर्मल देखने को मिल रहा है। ठीक है, so these are the few cases that I wanted to share कि I would urge you to use थायरोडिनम मेडिसिन। काफी डॉक्टर्स थायरोडिनम को 3x या 6x में भी यूज करते हैं हाइपोथायरोडिज्म के केसेस में। मैं पर्सनली अभी मैं ट्राई एंड एरर कर रही हूँ क्लिनिकली, आई एम ट्राइंग टू आस्क अदर फिजिशियंस, बट मेनली मैंने 200 यूज किए हैं मैक्सिमम पेशेंट्स में विथ वेरी वेरी गुड रिजल्ट, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स। सो दिस इज ऑल, ये मेरा प्रेजेंटेशन था। मेनली बस ये समझना चाहती थी कि थोड़ा बहुत क्लिनिकल हिंट फाइंड आउट करे, थोड़ा फाटक रेबेटरी यूज करे, और थायरोडिनम को भी ट्राई करे, यूज करे ऐसे केसेस में जहां हम लोग को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल की वजह से कंप्लीट क्योर नहीं मिल रहा है हमको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। हाँ बिल्कुल, आप बताइए आप वानी जी। हाँ सबसे अच्छा तो मैं देख रहा था कि आपने जो शेयर किया है, बहुत सारे रिपोर्टरीज का रेफरेंस दिया है, हाँ और सिंगल रेमेडी रेयर रेमेडी के रूप में आपने यूज किया है, तो ये एक अच्छा आउटलुक है। और कलेक्शन आपका बहुत ही अच्छा था, आपने काफ़ी थैंक यू सर। अच्छा सिम्टम्स को कलेक्ट किया है, और केस रिपोर्ट्स को भी आपने अच्छे कहा। एक जो नया एक जो दृष्टिकोण है, आपको इस सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग किसी मेडिसिन पर जब बायस्ड होकर के चलेंगे तो दिक्कत होता है, लेकिन जब आप ओपन होकर के उसको रिपर्टोरियल अप्रोच से जाएंगे, तो वानी जी ने ये प्रूव किया है कि रिपर्टोरियल अप्रोच जो है, इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली केंट, बट देयर आर मेनी मोर रिपर्टरीज, है ना। और ये हम लोग को ओपन होना चाहिए। सोच देखिए, कभी भी बायस्ड होकर के रिपर्टरी यूज नहीं कीजिए कि मैं केवल केंट करता हूँ, मैं केवल बॉनिगोसेंस करता हूँ, मैं केवल ये करता हूँ वो करता है। ये बहुत ही
बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ओपननेस रखेंगे तो आप मल्टीपल रिपोर्टरी यूज कर सकते हैं, और सभी रिपोर्टरी में अपनी अपनी खासियत है। जैसा कि आपने नर रिपोर्टरी का रेफरेंस किया, नर रिपोर्टरी में भी बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। अब मैं देखता हूँ कि जो रूब्रिक्स नहीं मिलते हैं तो नर रिपोर्टरी में मिल जाते हैं, फाटक के रिपोर्टरी में भी मिल जाते हैं। ये सब अप्रोच जो है ना, तो हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए। और ये और अपने केस जो दिखलाए, निश्चित रूप से हम लोग कभी कभी चूक जाते हैं, जैसे फिजिशियंस हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, इस बैकग्राउंड को, उसका टोटलिटी, चूंकि केस टेकिंग अगर प्रॉपर नहीं होगा तो ये सारी बातें समझ में नहीं आएगी, है ना, कि ऐसा क्यों इन्होंने कॉर्न के केसेस में थायराइडिनम दिया, क्यों हेयर फॉल के केसेस में थायराइडिनम वर्क किया। ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप प्रॉपरली केस टेकिंग नहीं करेंगे। थायराइडिनम का इंडिकेशंस कहीं से भी हो सकता है ना, उसका एक फैमिली बैकग्राउंड से भी आ सकता है, उसका प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस से भी हो जाता है। और अगर थायराइड नहीं भी है, यानी हाइपो और हाइपर दोनों नहीं है, तो पर भी हो सकता है, बट इट इज व्हेन इट इज क्लिनिकली सिमिलर टू दैट। ये बात आज वानी जी ने इस बात को प्रूव किया है कि अप्रोच जो है सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिकल, है ना। ऐसा नहीं है कि आप फिक्स्ड अप्रोच चलेंगे तो आप कभी भी एक ही यूनिलैटरल डिसीजन होगा, आप एक ही तरफा देख पाएंगे। लेकिन हम लोगों का जो अप्रोच है, क्लिनिकल अप्रोच को मल्टीफैक्टरियल होना चाहिए, यानी कि सभी दृष्टिकोण से हम लोगों को देखना चाहिए। और ये मल्टीफैक्टरियल अप्रोच जो है ना, आप ओपन, ये आपको आता है तभी आता है जबकि एक तब तक एक क्वेश्चन अभी आ गया है पोटेंसी गाइड को गाइड करने के लिए इनको सलाह के, तो आप एक 2-3 मिनट बचे हैं, उसके अंदर में वानी जी आप ये थर्ड आप चैट बॉक्स में देख लीजिए, क्वेश्चन है पोटेंसी के विषय में, उसको आप जैसा पोटेंसी, अगर इन जनरल किसी भी केस के बारे में बात करें, जैसे आयोडम का पोटेंसी पूछा है, तो थायराइड के कोई भी केसेस में अगेन यही है कि तुम उसको मेडिसिन क्यों दे रहे हो। काफी लोग थायरोइडिनम यूज करते हैं एज अ सप्लीमेंट 3x 6x में, जैसे बाहर से अल्ट्रोक्सिन दे दिया, वैसे आप थायरोइडिनम दे सकते हैं, दैट इज इन लोअर पोटेंसी, दैट इज इन 3x और 6x पोटेंसी। जो आप दे रहे हो सिर्फ स्पेसिफिक देखकर, कोई आपको सिम्टम्स, जैसे बोला कि कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं तब। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि पेशेंट ओबेज है, पेशेंट में ड्राई स्किन है, जो थायरोइडिनम पेशेंट में स्वीट डिजायर है, जो थायरोइडिनम पेशेंट में देखने को मिलता है, तो हम श्योरली मीडियम पोटेंसी, हायर पोटेंसी लाइक 200 पोटेंसी 1m पोटेंसी यूज कर सकते हैं। हार्मोनल अगर ज्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, मतलब कि उसमें हमको थोड़ा हायर पोटेंसी में जाना पड़ेगा, बिकॉज पीएनईआई एग्जिस्ट, पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर थायराइड ग्लैंड सब अफेक्टेड है, तभी वो टीएसएच T3 T4 मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन इनफर्टिलिटी आया है। तो ऐसे केसेस में आइडियली 200 1m पोटेंसी यूज करना ज्यादा सेफ है। इफ योर सिम्टम्स मैचेस, अगर मैं पीक्यूआर सिम्टम देखकर दे रही हूं तो, लेकिन अगर मैं सिर्फ थायराइडिनम दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है इसलिए, तो ऐसे केसेस में हम अगेन लोअर पोटेंसी यूज करेंगे। पैथोलॉजिकल केस है तो जैसे 3x या 6x। बहुत अच्छा तो जवाब अगेन जो दिया जी, हाँ, बहुत अच्छा रिप्लाई है, बहुत अच्छा रिप्लाई अगेन है। जो बेसिक जो रूल्स है उसी तरीके से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। हाँ, तो हम लोग का टाइम भी अब थोड़ा है। डॉक्टर दीपमाला जी, कैन यू से द थैंक यू मैसेज? हाँ ये सर, मैम आपने बहुत ही अच्छा, सबसे पहली बात की जो मैसेज में आया, अभी आपने देखा होगा फर्स्ट मैसेज, कि आपने क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने थायराइडिनम को आज एक्सप्लेन किया, ये हम सबके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया है। सो थैंक यू वेरी मच। और आपने डॉक्टर सप्तर्षि बनर्जी का भी जो ओपिनियन आपने ये बताया, ये हम सबके लिए बहुत वैल्यूएबल था। सो थैंक यू। ऐसे ही आइए और आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अब ना अब हमारा हिंदी सेशन भी टाइम भी खत्म हो गया, अब इंग्लिश सेशन की ओर स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर धनेश सर।